निशान डिजिटल ऐप पर आप सभी छात्र छात्राओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम जो अध्यापन कार्य करने जा रहे हैं वो हिंदी साहित्य कला वर्ग विषय का तीसरा जो माइनर पेपर था हमारा टेस्ट सीरीज का, उसका अध्यापन कार्य करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड पेपर का किया था, तो देखिएगा आप। शुरुआत करते हैं हम। खंड है, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है, जायसी कृत पद्मावत किस प्रकार का प्रबंध काव्य है? तो यहां पे दिया गया है भक्ति, दास्ता, प्रेमाख्यान, महाकाव्य। तो आंसर में आ जाएगा आपका यहाँ पे प्रेमाख्यान। कौन सा आ जाएगा? प्रेमाख्यान। कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ पे कहने का मतलब है, यहाँ पे तात्पर्य आपका कि यहाँ पे प्रेमाख्यान जो लिया गया है वो प्रेमाख्यान से लिया गया है। ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते चलते दूसरे नंबर का जो प्रश्न है देखिएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न है, 12 मासा किस प्रसिद्ध रचना का अंश है? तो 12 मासा यहाँ पे ऑप्शन है नागमती, मानस, पद्मावत, जायसी। आंसर में आपका आ जाएगा पद्मावत, यानी कि पद्मावत से जुड़ा हुआ है जिसके अंदर से लिया गया 12 मासा। ठीक है, अगला देखिएगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे? नरेश सिंह, वीरेंद्र सिंह, रत्न सेन, शिव सिंह। तो ये शिव सिंह के क्या थे? दरबारी कवि थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, विद्यापति के प्रथम पद का संबंध नायिका की किस अवस्था से है? हृदय पीड़ा, संतुष्टि, मिलन या विरह। आंसर में आ जाएगा आपका हृदय की पीड़ा। हृदय में जो मन में जो पीड़ा दुख दर्द था उसको व्यक्त किया गया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न अगला 5वां, घनानंद किस संप्रदाय के भक्त कवि थे? आंसर में है निम्बार्क, वल्लभ, रामानुज, नारायण। आंसर आ जाएगा आपका निम्बार्क संप्रदाय के। इसी क्रम को आगे बढ़ाते चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, घनानंद किससे प्रेम करते थे? प्रश्न में है, आंसर में है, इसमें देखिएगा श्री कृष्ण, सुजान, मोहम्मद शाह, वृंदावन। तो यहाँ पे आ जाएगा सुजान नाम की जो नर्तकी थी उससे वो अत्यधिक स्नेह किया करते थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, दूसरा देवदास में गंगा पुत्र किसे कहा गया है? गंगा पुत्र यानी कि गंगा उसकी आजीविका का साधन है। तो यहाँ पे संभव को, पंडितों को, देवदास को, गोताखोरों को। तो यहाँ जो गोताखोर हैं, जो गंगा में डुबकी लगाकर कुछ यात्रियों के द्वारा जो प्रवाहित किया जाता है उनको लूटकर और उनसे अपनी आजीविका चलाते हैं, तो उनको गोताखोर कहा गया है। उसके बारे में बताया गया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। 7वें नंबर का प्रश्न है, ममता कालिया ने पाठ में किस स्थान का वर्णन किया है? प्रयागराज, हर की पौड़ी, वैष्णो देवी, केदारनाथ। आंसर में आ जाएगा आपके हर की पौड़ी जो अपने बनारस में है, यानी कि ठीक है प्रयागराज में। अगला देखिएगा, इसमें आगे है 9वां, गांधी, नेहरू और अराफात पाठ किस शैली में लिखा गया है? यानी इस पाठ की शैली क्या है? यात्रा वृत्तांत है, निबंध है, उपन्यास है, संस्मरण है। आंसर में आ जाएगा संस्मरण, समान रूप से स्मरण करके लिखा गया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते चलते। प्रश्न नंबर 10 है, कुटज गद्य की किस विधा में लिखा गया है? उपन्यास, निबंध, कहानी, रिपोर्टाज। आंसर में आ जाएगा आपके निबंध में लिखा गया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 11वां, अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में पाठ किस विधा में लिखा गया है? संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, जीवन परिचय, कहानी। आंसर में आ जाएगा आपके यात्रा वृत्तांत में लिखा गया है। यात्रा वृत्तांत, यात्रा में जाते समय फिर जो याद आते हैं फिर उनको लिखना, स्मरण करके वो कहलाता है। 12वां प्रश्न है, स्वतंत्र पत्रकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हाँ, फ्रीलांसर, स्ट्रिंग, खोजी, कोयनी। आंसर आ जाएगा फ्रीलांसर के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो रिक्त स्थान आता है आपके दूसरे प्रश्न में। देखिएगा, जहां काव्यगत चमत्कार शब्द अथवा अर्थ यानी कि शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, शब्द और अर्थ दोनों पे रहता है, वहां माना जाता है उभय अलंकार होता है। शब्दगत रहेगा तो शब्द अलंकार, अर्थगत रहेगा तो अर्थ अलंकार, दोनों के माध्यम से रहेगा तो कहलाएगा उभय अलंकार।
दूसरा प्रश्न है, एक बात से मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए, खालिस्तान अलंकार कहलाता है। अलंकार कहलाएगा आपका दृष्टांत अलंकार, उदाहरण भी बोलते हैं इसको, उदाहरण अलंकार। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कारण उपस्थित होने पर भी कार्य का न होना खालिस्तान अलंकार होता है। कि भाई कारण उपस्थित हो गया पर कार्य का न होना, ये कहलाता है, क्या कहलाएगा? विशेषोक्ति अलंकार कहलाता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जहां उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाता है, यानी श्रेष्ठ बताया जाता है, वहां खालिस्तान अलंकार रहता है। व्यतिरेक अलंकार रहता है। कौन सा? व्यतिरेक। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व खालिस्तान कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, जहां कारण के बिना ही कार्य की सिद्धि हो जाए वह खालिस्तान अलंकार होता है, विभावना अलंकार होता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो खंड ब आता है। खंड ब में देखिएगा, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दिए जाने हैं। यह गद्यांश है आपका। इस गद्यांश में देखिएगा, ये गद्यांश, इसमें आपको प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें प्रश्न में दिया, देखो गद्यांश हमारी संस्कृति के मूल अंगों पर प्रकाश डाला जा चुका है। भारत में विभिन्न जातियों के पारस्परिक संपर्क में आने से संस्कृति की समस्या कुछ जटिल हो गई है। पुराने जमाने में द्रविड़ और आर्य संस्कृति का समन्वय, मेलजोल बहुत उत्तम रीति से हो गया। इस समय मुस्लिम और अंग्रेजी संस्कृतियों का मेल हुआ है। हम इन संस्कृतियों से अछूते नहीं रह सकते। इन संस्कृतियों में से हम कितना छोड़े, ये हमारे सामने बड़ी क्या है? समस्या है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो देखिएगा शेष भाग इसका, अपनी भारतीय संस्कृति को तिलांजलि देकर इनको अपनाना आत्महत्या होगी। भारतीय संस्कृति की समन्वयशीलता यहाँ भी अपेक्षित है, किंतु समन्वय में अपना न खो बैठना चाहिए। दूसरी संस्कृतियों को जो अंग हमारी संस्कृति में अविरोध रूप से अपनाए जा सके, उनके शरह अपनी संस्कृति को संपन्न बनाना आपत्तिजनक नहीं। अपनी अपनी संस्कृति को बातें चाहे अच्छी हो या बुरी हो, चाहे दूसरों की संस्कृति से मेल खाती हो, उनसे लज्जित होने की कोई बात नहीं है। तो इसका पहला जो प्रश्न आता है वो है, प्राचीन भारत में किन दो संस्कृतियों का समन्वय हुआ? समन्वय यानी कि मेलजोल हुआ था। तो यह प्राचीन भारत में दो संस्कृति का समन्वय हुआ था। यह संस्कृति क्या थी? उत्तर की आर्य संस्कृति तथा दक्षिण की द्रविड़ संस्कृति। ये दो संस्कृति से मिलकर हमारी भारतीय संस्कृति का समन्वय प्राप्त हुआ। दूसरा प्रश्न क्या है इसका? वर्तमान में किन दो संस्कृतियों के समन्वय की समस्या है? वर्तमान में भारत का अंग्रेजों तथा मुसलमानों की संस्कृतियों से संपर्क हुआ है। इनके प्रभाव से बचना संभव नहीं है। इन दोनों संस्कृतियों के साथ समन्वय की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। ये अभी भी समस्या क्या है? यहाँ पे बनी हुई है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, मुस्लिम तथा अंग्रेजी संस्कृतियों के साथ समन्वय में कठिनाई क्या है? समन्वय की प्रक्रिया में किसी संस्कृति की सभी बातों को नहीं अपनाया जा सकता। समस्या यह है कि अंग्रेजों तथा मुसलमानों की संस्कृति की कितनी तथा कौन सी बातें छोड़ी जाए और कौन सी ग्रहण की जाए। इस तरह से अगला प्रश्न देखिएगा, मुस्लिम तथा अंग्रेजी संस्कृतियों से समन्वय करते समय क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? मुस्लिम तथा अंग्रेजी संस्कृतियों के समन्वय करते समय हमें सजग रहना चाहिए। भारतीय संस्कृति को त्याग कर उनको ग्रहण करना आत्महत्या होगी। कि भाई भारतीय संस्कृति जिनको त्यागा फिर उनको ग्रहण करेंगे तो आत्महत्या हो गई एक तरह से। इन संस्कृतियों की उन्हीं बातों को ग्रहण करना चाहिए जो भारतीय संस्कृति में अवरोध भाव से अपनाई जा सके, जिसमें किसी प्रकार का कोई विरोध ना हुआ और भारतीय संस्कृति की समृद्धि को बढ़ाने वाली हो, इनको अपनाना है। इसी क्रम को बढ़ाते हैं। 5वां प्रश्न है गद्यांश का, लेखक किसको लज्जा का विषय नहीं मानता है? अपनी संस्कृति की उन बातों पर लज्जित होने की कोई जरूरत नहीं है तो दूसरों की संस्कृति में मेल नहीं खाती है। वे बातें चाहे अच्छी हो अथवा बुरी, हमें उन पर लज्जा नहीं आनी चाहिए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो फिर लास्ट में पूछता है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? शीर्षक यहाँ पे दिया गया भारतीय संस्कृति की समस्याएं, ये इसका शीर्षक है। अगला देखिएगा, इसी में प्रश्न नंबर 4 है कि समय का बंधन नाटक की मूल विशेषता का स्पष्ट कीजिए। समय का बंधन नाटक के मुख्य
विधागत विशेषता है जिसके अनुसार नाटक को एक निश्चित समय सीमा अक्सर 2 से 3 घंटे के भीतर वर्तमान काल में मंच पर घटित होकर पूरा होना होता है। नाटक क्या है? नाटक किसी में भी हो, चाहे वो भूतकाल का हो या भविष्य काल का हो, लेकिन उसका जो दिखाया जाता है उसको, नाटक को, वो नाटक का जो प्रारूप है वर्तमान में ही घटित होगा। उस घटना को वर्तमान में ही बताया जाएगा नाटक के माध्यम से। ये दर्शकों की एकाग्रता और रसास्वादन बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जो अन्य विधाओं कहानी उपन्यास से क्या है, इसे भिन्न बनाता है, कि ये नाटक कहानी उपन्यास से बिल्कुल भिन्न अलग है। अगला प्रश्न है अथवा का, इसका भाषा समय ज्ञान से क्या आशय है? भाषा समय ज्ञान से आशय भाषा में समय को व्यक्त करने, व्याकरणिक संरचनाओं जैसे काल और भाषाई अभिव्यक्तियों का उपयोग करके घटनाओं के समय अवधि या क्रम को समझने और समझाने की क्षमता से है। मैं उसका क्रम, समय, अवधि, ये सारी चीजें समझाना, उसकी क्षमता कितनी है ये बताना। ये किसी भाषा में समय के संदर्भ, बीता हुआ, वर्तमान, भविष्य को सही ढंग से प्रस्तुत करने का क्या है? कौशल है। यानी कि जो बीत चुका उसको वर्तमान और भविष्य को सही ढंग से प्रस्तुत करने का एक कौशल, साधन है, उपाय है। अगला देखिएगा प्रश्न 5वां, पिय सुख है संदेश डा हे बहुरा है का, चौधनी विरह जरे हुई तई दुआ हमला। यानी कि यहाँ पे जो नायिका दुखी थी उसने संदेश भेजना चाहा और संदेश में अपने दुख को व्यक्त करना चाहा, तो संदेश के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही है और माध्यम बनाया संदेश पहुंचाने के लिए। उसने किसको पहुंचाया? यहाँ पे एक भौरा जो भमरा होता है, काग यानी कि कौवा, दोनों को माध्यम बना के भेजा है कि वह संदेश वहां तक पहुंचा दिया जाए। क्या है देखिएगा, दुखी नागमती भौरों तथा कौवे से अपने प्रीतम के पास संदेशा ले जाने को कहती है। उसके अनुसार वो उसके विरह का हाल शीघ्र ही जानकर उसके प्रियतम को बताए। प्रीतम के विरह में नागमती कितने गहन दुख भोग रही है, इसका पता प्रीतम को अवश्य लगाना चाहिए। अतः वो उन्हें संबोधित करते हुए कहती है कि तुम दोनों वहां जाकर प्रीतम को मेरी स्थिति बताना और कहना कि तुम्हारी पत्नी विरह रूपी अग्नि में जलते हुए मर गई है। उस अग्नि से उठने वाले काले धुएं के कारण हमारा रंग भी क्या हो गया है? काला पड़ गया है, ऐसा कहना। यह संदेशा पहुंचाया है। अगला प्रश्न देखिएगा, अथवा इसमें माघ महीने में विरहणी को क्या अनुभूति होती है? माघ महीने में विरहणी नागमती को हाड़ कपा देने वाली भीष्म ठंड के साथ साथ पति की विरह की असहनीय पीड़ा का अनुभव होता है। ठंड का तो होता है लेकिन पति नहीं है, तो असहनीय दुख किससे व्यक्त करे? तो उस असहनीय पीड़ा को भी व्यक्त किया गया है। कोहरे और पाले में, कोहरा धुंध, पाला अत्यधिक ठंड पड़ना। ठंडी रातें मृत्यु के समान कष्टप्रद लगती है। वो ठंडी रातें रात को जब सोती है, अकेली है, तो ऐसे लगती है जैसे उसको दुख दे रही है, कष्ट प्रदान कर रही है। विरह की आग में जलती हुई नागमती को वस्त्र, आभूषण और सुहाग की वस्तुएं भी सूल यानी कि कांटे के समान चुभती है या महसूस होती है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा प्रश्न नंबर 6, कवि नयन तिरुपति भेल के माध्यम से विरहणी नायिका की किस मनोदशा को व्यक्त करना चाहता है? देखिएगा, कवि विद्यापति नयन तिरुपति भेल के माध्यम से विरहणी नायिका राधा के माध्यम से व्यक्त किया है अतृप्त प्रेम मनोदशा। जो कभी तृप्त नहीं हुए ऐसे स्नेह प्रेम की मनोदशा को व्यक्त करना चाहा है। नायिका अपने प्रियतम कृष्ण के सौंदर्य को बार बार निहारने के बावजूद तृप्त नहीं होती है। यह अतृप्ति प्रेम की पराकाष्ठा रूप सौंदर्य के प्रतिक्षण बदलते नवीन रूप और प्रिय के प्रति अपार अनुराग को क्या करती है? दर्शाती है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, अथवा इसका प्रश्न, विद्यापति के पद के आधार पर प्रयुक्त भाषा की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। विद्यापति की भाषा अत्यंत सरल, संगीतात्मक और माधुर्य गुण से युक्त मैथिली भाषा में है, क्योंकि इनको मैथिल का कोकिल भी कहा जाता है। मैथिल, जिसे मैथिल कोकिल की पहचान भी मिली है, उनकी भाषा में कोमल कांत पदावली, श्रृंगारिक शब्दों और तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह जन भाषा लोक भाषा के करीब है, जिससे प्रेम और वियोग की क्या हुई? यहाँ पे अभिव्यक्ति हुई है, जानकारी प्रस्तुत की है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, चलिएगा प्रश्न नंबर 7 आता है आपका, घनानंद वियोग के कवि हैं, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए दुख के। क्योंकि
सुजान नाम की नर्तिका ने उनको क्या कर दिया था, मना कर दिया था उनके साथ चलने के लिए, इसलिए उनको वियोग हुआ। तो फिर इन्होंने उस वियोग में कविता लिखना प्रारंभ किया। गणाधर रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि है। ये रीति काल के 3 होते हैं, रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध। तो रीति मुक्त काव्य धारा उसके प्रमुख कवि हैं, जिन्हें साक्षात रस मूर्ति और विरह की अद्वितीय कवि माना जाता है। रस मूर्ति, रस की मूर्ति कवि माना जाता है। सुजान के प्रति एक निष्ठ प्रेम है उसके प्रति, सुजान के प्रति, और विरह की मार में पीड़ा उनके काव्य का क्या है, मूल आधार है। उनकी भाषा में कोमलता और व्यंजकता का चरम विकास है, जो उनके वियोग वर्णन को भावपूर्ण और गंभीर बनाता है। इसी क्रम को आगे चलते हैं, देखिएगा प्रश्न नंबर 7 अथवा है, गणानंद की रचनाओं की भाषिक विशेषताओं को अपने शब्दों में क्या है लिखिए। गणानंद की रचनाओं की भाषिक विशेषता है परिष्कृत और साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है, जिसमें माधुर्य और कोमलता लक्षणा और व्यंजना का अद्भुत प्रयोग किया है। कवित्व और सवैया जैसे छंदों की प्रधानता है, और विरह के मार्मिक अभिव्यक्ति के लिए लाक्षणिक सूक्ष्म अर्थ का कुशल प्रयोग, जिससे उनकी भाषा अत्यंत सजीव और प्रभावशाली बन जाती है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी, इधर बांधो और उधर लग जाती है। कथन के आधार पर पारों की मनोदशा का वर्णन कीजिए। मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। कथन ममता कालिया है इस पाठ की लेखिका, उस दूसरा देवदास से है। ये पारों के मन की तीव्र इच्छा को दर्शाता है कि वह संभव को पहली नजर में पसंद करने लगी थी, और ये प्रेम की सहजता और अनजाने में जुड़ते हुए दिल के जुड़ाव को रेखांकित करता है। इसी क्रम में आगे देखिए अथवा है इसमें, इसका दूसरा देवदास कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। मेन सार्थकता क्या अर्थ स्पष्ट करता है। दूसरा देवदास शीर्षक सार्थक है क्योंकि यह कहानी के नायक संभव, जो खुद को देवदास कहता है, कि प्रेम, दीवानेपन और पारों के प्रति उसकी तड़प को दर्शाता है। ठीक वैसे ही जैसे शरद चंद्र ने देवदास अपनी पारों के लिए भटकते थे, ये शीर्षक युवा प्रेम की पवित्रता, एक तरफा दीवानगी और आकस्मिक मुलाकात, अचानक होने वाली मुलाकात से उत्पन्न भावात्मक हलचल को बखूबी उजागर करता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, कुटज को गाड़े का साथी क्यों कहा गया है। यानी कि कहने का मतलब है, गाड़े का मतलब होता है मुसीबत में काम आने वाला। कुटज को गाड़े का साथी, मुसीबत का या कठिन समय का साथी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये अत्यंत विषम, पथरीली और सूखी परिस्थितियों में भी जीवित रहकर पनपता है। ये घोर अभाव में भी न तो भीख मांगता है और न किसी से मदद लेता है, बल्कि आत्मसम्मान के साथ अडिग रहता है। इसके अलावा कालिदास के मेघदूत में यक्ष द्वारा रामगिरी पर्वत पर कुटज के फूलों से मेघ की पूजा करने का वर्णन मिलता है, जहां इसके अलावा कोई अन्य सहारा नहीं था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अथवा वाला प्रश्न है, कुटज हम सभी को क्या उपदेश देता है, स्पष्ट कीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कुटज निबंध में कठोर पाषाण को भेद कर पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह करो के माध्यम से लेखक अपराधी जीवन शक्ति, स्वावलंबन और विपरीत परिस्थितियों में भी शान से जीने का संदेश देते हैं। मनुष्य को कुटज की तरह कठिन संघर्षों के बावजूद हार न मानकर अपनी आवश्यकताओं को स्वयं खोजते और विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में करते ही दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी चाहिए। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपका प्रश्न नंबर 10 आता है। क्या है 10वां प्रश्न, देखिए। उस छोटी सी मुलाकात ने संभव के मन में क्या हलचल उत्पन्न कर दी, इसका सूक्ष्म विवेचन कीजिए। संभव है। दूसरा देवदास कहानी पारों के साथ हुई छोटी सी मुलाकात ने संभव के मन में प्रेम, आकर्षक और बेचैनी की तीव्र हलचल क्या कर दी, उत्पन्न कर दी। भीगी हुई गुलाबी साड़ी में पारों का सौंदर्य देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गया, आकर्षित हो गया उसके प्रति, जिससे उसका शांत मन विचलित हो उठा, हलचल करने लगा मन। यह मुलाकात उसके जीवन का आधार बन गई, जिससे वो हर समय उसके ख्यालों में खोया रहने लगा। ठीक से खास हो नहीं पा रहा था और उसे पुनः पाने के लिए क्या हो गया, व्याकुल हो उठा, यानी कि बेचैन हो उठा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो अथवा वाला प्रश्न है, कठोर पाषाण को भेद कर पाताल की छाती चीर कर अपना भोग संग्रह करो। कथन के द्वारा लेखक क्या संदेश देना चाहता है।
कठोर पाषाण को भेद कर पाताल की छाती चीरकर अपना भाग्य संग्रह करो। कथन के द्वारा लेखक ये संदेश देना चाहता है कि मनुष्य को कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के बल पर अपना भाग्य खुद बनाना चाहिए। ये उक्ति आत्मनिर्भरता, संघर्षशीलता और विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने की प्रेरणा देती है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो देखिएगा इसमें प्रश्न नंबर 11 आ रहा है। 11वां प्रश्न है कि अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता है जैसा गिरा करता था, इसके क्या कारण है? कारण यही है कि अपना मालवा खाओजाड़ी सभ्यता के अनुसार पाठ का नाम है। मालवा में अब पहले जैसी मूसलाधार बारिश न होने के मुख्य कारण है। क्या कारण है? औद्योगिकरण हो गया, पेड़ पौधे काट के मैदान बना के स्थापित कर दिए गए, अत्यधिक वनों की कटाई और शहरीकरण के कारण पर्यावरण का विनाश है, बढ़ते प्रदूषण, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि और पारंपरिक जल स्रोत, तालाब, बावड़ियों और नष्ट करने के कारण वर्षा चक्र बिगड़ गया है। अथवा है इसका। अथवा में देखिएगा कि लेखक ने अपना मालवा खाओ सभ्यता में क्या संदेश दिया है। कहने का मतलब है कि अपना मालवा खाओ सभ्यता पाठक में प्रभात जोशी ने औद्योगिक विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश, पारंपरिक ज्ञान की उपेक्षा और पश्चिमी खाओ जीवन शैली पर क्या है चिंता व्यक्त की है। लेखक का संदेश है कि प्रकृति का दोहन नहीं बल्कि संतुलन जरूरी। प्रकृति का दोहन मत करो, खोद खोद के उसको क्या है नष्ट मत करो, उसको क्या करो संतुलन बनाए रखने का प्रयास करो। अन्यथा मालवा की तरह ही पूरी दुनिया का अस्तित्व भी क्या हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो प्रश्न नंबर आता है आपका 12वां। विद्यापति निर्मल वर्मा का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो देखिएगा इसमें पहला विद्यापति है। विद्यापति का जन्म 1380 ईस्वी में मधुबनी बिहार के बिस्बी गांव में हुआ था। इनके जन्म काल के समय में प्रामाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है, प्रमाण सबूत नहीं है कि जन्म काल कब कैसे हुआ है। मतलब इनके रचना काल और आश्रय दाता के राज्य काल के आधार पर इनके जन्म और मृत्यु वर्ष का अनुमान किया जाता है कि भाई ये रचना काल और जिसके आश्रय में रहे उसी को आधार मानकर ये व्यक्त किया गया है, बताया गया है कि इनका जन्म और मृत्यु इस वर्ष में अनुमान लगाया है। विद्यापति मिथिला नरेश राजा शिव सिंह के अभिन्न मित्र और राजकवि और सलाहकार थे। विद्यापति को आदि काल और भक्ति काल को संधि कवि कहा जाता है। आदि काल और भक्ति काल का विद्यापति की महत्वपूर्ण रचनाएं कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा आदि हैं। कीर्ति लता, कीर्ति पताका रचनाओं पर दरबारी संस्कृति और अभ्रंश काव्य परंपरा का प्रभाव है। विद्यापति हिंदी साहित्य के मध्य काल के ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाओं में जन भाषा और जन संस्कृति की जानकारी हुई है। विद्यापति की मृत्यु सन 1460 में हुई है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो देखिएगा इसमें निर्मल वर्मा जी का आता है। निर्मल वर्मा का जन्म सन 1929 शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में किया। चेकोस्लोवाकिया में प्राच्य विद्या संस्था प्रयाग के निमंत्रण पर सन 1959 में वहां गए और चेक उपन्यासों और कहानियों का हिंदी अनुवाद किया। ये वहां की भाषा में रचित थे तो उनका हिंदी अनुवाद किया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं देखिएगा निर्मल वर्मा का मुख्य योगदान हिंदी कथा साहित्य के क्षेत्र में और ये नहीं कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। निर्मल वर्मा की भाषा शैली में अनेक नवीन प्रयोगों की झलक मिलती है। इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया तथा हिंदुस्तान टाइम्स के लिए यूरोप की सांस्कृतिक एवं राजनीति समस्याओं पर अनेक लेख और रिपोर्टाज लिखे कि यूरोप की जो संस्कृति जो राजनीति जो समस्या थी उनको केंद्रित किया, फिर उनको लिखने का प्रयास किया। सन 1970 में वो भारत लौट आए। निर्मल वर्मा की प्रमुख रचनाएं परिंदे, जल्दी झाड़ी, 3 एकांत, पिछली गर्मियों में, कलवे और काला पानी इनके कहानी संग्रह हैं। वे दिल, लाल टिमकी छत और अंतिम अरणे इनके उपन्यास हैं और हर बारिश में धुंध से उठती धुन इनके यात्रा स्मरण है, संस्मरण के 2। सन 1985 में कलवे काला पानी कहानी संग्रह पर इनको क्या है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और निर्मल वर्मा की मृत्यु सन 2005 में हुई। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। 13वां प्रश्न है आपका निम्न में से किसी एक विषय पर क्या है 200-300 शब्दों में लेख लिखना है। तो ये भी निबंध का एक पार्ट होता है। निबंध आ जाए या आ जाए इसलिए इसको भी हमने प्रश्न के रूप में आपको इस पेपर में दिया है।
हमारे गांव, भारत गांव का देश है। भारत की लगभग 70% जनता गांव में रहती है। गांव का सभी राजनीतिक दलों से शोषण तो बहुत किया, पर उनके उत्थान के प्रति वो सभी लापरवाही बरतते रहे। भारत के शहरों ने जब तरक्की की तो वह गांव की दशा में अभी तक अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। गांव के गुणगान तो सभी करते हैं, पर वहां जाकर रहने का साहस कोई नहीं जुटा पाता। वैसे हमारे गांव प्रदूषण के जेर से मुक्त हैं। यहाँ प्रकृति के मनोहारी रूप के दर्शन होते हैं। यहाँ पक्षियों की चहचहाट कानों की बड़ी बड़ी प्रतीत होती है। गांव के बाहर खेत होते हैं, वहां लहलहाती फसलें बड़ी अच्छी लगती है। खेतों में अन्न उगाया जाता है। जब खेतों में हल चलते हैं तो बैलों को गले में बंदी घंटियों के स्वर सुनाई देते हैं। गांव के कुएं के पनघट पर स्त्रियां पानी भरती दिखाई देती है। वे वहां आपस में सुल करती है, मजाक बातचीत करती है। ये सारा दृश्य बड़ा ही अच्छा प्रतीत होता है। गांव के लोगों को दूध दही घी खाने को मिलता है, अतः गांव के लोग स्वस्थ दिखाई देते हैं। ये तो गांव का वह रूप है जो हमें अच्छा लगता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो देखिएगा आगे इसमें अब गांव की वास्तविकता पर भी दृष्टिपात कर ले, नजर डाल ले, एक बार देख ले। गांव में सुविधाओं का भारी अकाल है। सुविधा नहीं है, असुविधाएं। अभी तक सभी गांवों तक जाने के लिए पक्की सड़कें तक नहीं बनी है। अभी तक अधिकांश गांवों में बिजली तक की सुविधा नहीं थी, पर गत 4-5 वर्षों में भारत सरकार ने अधिकांश गांवों तक बिजली पहुंचाने का बड़ा काम कर दिखाया है। आशा की जा सकती है कि अगले वर्षों में प्रत्येक घर में बिजली बल्ब जलने लगेगा। गाँव में अभी तक लकड़ी को ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता रहा है। इससे ग्रामीण स्त्रियों को चूल्हे के धुएं को निगलना पड़ता था। आगे देखिएगा, अब भारत सरकार ने 5-6 करोड़ ग्रामीण तक गैस के चूल्हे निःशुल्क पहुंचाए हैं। इससे ग्रामीण महिलाओं को बहुत राहत मिली है। अभी तक भारत के गांव में शिक्षा और चिकित्सा सुविधा का घोर क्या है, अकाल है, तो उसको भी प्रयास जारी है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अथवा में देखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग से जल संकट कैसे है। साल दर साल ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती जा रही है। यदि ये इसी तरह बढ़ती रही तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए पौधे ज्यादा पानी को सोखना शुरू कर देंगे और इससे बहुत से देशों के लोगों को पानी की कमी से जूझना पड़ेगा। इस सदी के अंत तक ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती का तापमान 4 से 6 डिग्री तक बढ़ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दुगनी हो जाएगी। अभी तक ये माना जाता रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पौधों को फोटोसिंथेसिस यानी कि अपना खाना पकाने के लिए कम पानी की जरूरत पड़ती है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। देखो, इससे मिट्टी से ज्यादा पानी बना रहेगा, लेकिन अब संशोधनों से यह तथ्य सामने आया है कि इसका दूसरा प्रभाव भी हो सकता है। क्या प्रभाव हो सकता है कि ज्यादा गर्मी का मतलब होगा पौधों को बढ़ने के लिए ज्यादा गर्म मौसम मिलेगा। इससे वो ज्यादा पानी सोखेंगे और ज्यादा पानी सोखेंगे तो इससे धरती सूखेगी और धरती में पानी की कमी से नदियों और जल स्रोत पर इसका क्या पड़ेगा, उल्टा असर पड़ेगा। भविष्य में इससे पानी की कमी से जूझना पड़ेगा। पर्यावरण वैज्ञानिकों का सभी से अनुरोध रहा है कि अगर जैव विविधताओं को बचाना है तो नई नीति अपनानी होगी। आर्थिक विकास की नीति इसे बतानी होगी और जो पर्यावरण पर कम से कम असर डाले, ऐसा काम करना पड़ेगा। बल्कि कोशिश ये रहनी चाहिए कि किसी भी नीति का पर्यावरण पर असर न पड़े, इसे नीति या नियमों का पालन करना पड़ेगा। धरती के तापमान को बढ़ाने से रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, मजबूर, नहीं तो इसके भयानक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, प्रश्न नंबर खंड स है। प्रश्न नंबर आपके आ रहे हैं 14वां पद्यांश जो पठित है उसकी सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यह दे रखा है, अगन देवेश छठा निसिबाड़ी दोबर दुख सुजाय के मिकाड़ी अब धनी देवस बिरा राती जरा विरह जो दीपक बाती और कापा या जनाव सिंह तोपे जाय होए सम पीहूं घर घर चीर रचा सब काहू मोर रूप लेगा नाम पलटी न बहुरा गांव जो बिछोई अवो फिरे रंग ये सोई सियरी अग्नि बिरही ये जारा सुलगी दुख दे बेचारा ये दुख दग्ध न जाने कंतु जोवन जन्म करे बस मंतु। देखिएगा, ये पठित पद्यांश है, इसकी सप्रसंग व्याख्या है। संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। पद्मावत नामक महाकाव्य के नागमती वियोग खंड से ली गई है। ये हमारे पाठ्य पुस्तक अंतराभाग 2 में 12 मासा शीर्षक से संकलित है। प्रसंग क्या है, अगन के महीने में
वीरणी नागमती की वीर व्यथा का वर्णन किया गया है। देखिएगा भैया, क्या अगन का महीना लग गया है, अब शीत ऋतु आ गई, इसलिए दिन छोटे हो गए हैं और रातें बड़ी होने लगी है। वीरणी नागमती लंबी रातों को प्रिय के वियोग में भला किस प्रकार व्यक्त करे, कैसे बताए। वियोग व्यथा के कारण अब यह स्त्री नागमती तो दिन की भांति छोटी अर्थात दुर्बल हो गई है और विरह रात की भांति लंबा हो गया है। वियोग वेदना में नागमती इस प्रकार जल रही है जैसे दीपक में बत्ती जलती है। अब हृदय कांपने लगा है और शीत का अनुभव होने लगा है। नागमती कहती है कि यह शीत की ठिठुरन तभी जा सकती है जब प्रियतम मेरे साथ होंगे। ऐसा वो मन में जो उसके द्वंद्व है उसको देख रही है। घर पर हर घर में वस्त्र उत्साह और आनंद के सभी ने अपने अपने प्रिय को रिझाने के लिए रंग बिरंगे वस्त्र धारण किए हैं, पर मेरा रूप रंग तो प्रियतम अपने साथ क्या कर गया है, ले गया है। मुझे अब कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। साज श्रृंगार सजना संवरना अब मुझे भाता नहीं। मेरा प्रिय तो ऐसा गया कि लौटकर आया ही नहीं। यदि वो अब भी लौटकर आ जाए तो मेरा रूप रंग भी वापस आ जाएगा। विरह की शीतल आग में वीरणी नागमती का हृदय जल रहा है और सुलग सुलग कर मैं छार राख हुए जा रही हूं। विशेष देखिएगा, इसमें आगे भी है, मेरे इस दुख को और ताप को भला प्रियतम क्यों जानेगा। उसने मुझे ऐसा दुख दिया है कि इस विरह की आग में मेरा यौवन और जीवन दोनों ही जलकर भस्म हो गए हैं। विशेषता इसकी देखो, विशेष नागमती की विरह वेदना मार्मिक चित्रण, मर्म को छू जाने वाला चित्रण प्रस्तुत किया गया है। वियोग श्रृंगार रस से, श्रृंगार की दो अवस्था चलती है, एक संयोग जब साथ रहते हैं तो, वियोग जब दूर रहते हैं। अवधी भाषा का प्रयोग है। सियरी अग्नि में विरोधाभास है। सियरी ठंड, अग्नि यानी कि आग, दोनों में विरोध हो रहा है तो ये विरोधाभास है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं अथवा वाली इसमें, के पति आए ले जाए तेरे मोरा प्रियतम पास, ये नहीं सहाय असुख दुख रे बेल सावन मास, एक सरी भवन पिया बिनु रे मोही रे लो न जाए, सजी अनकर दुख दारुण रे जग के पति आए, मोर मन हरि ले गए गेल रे अपनो मन गेल, गोकुल तेज मधुपुर बसे रे कन अपजस ले, विद्यापति कवि गावल रे धनी धरु मन ये आस, आवत तोर मन भावन रे यही कार्तिक मास। देखिएगा इसकी संदर्भ इसमें प्रस्तुत पर मैथिली कोकिल विद्यापति द्वारा रचित पदावली से लिया गया है, जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक मित्रा भाग 2 में पद शीर्षक से संकलित किया गया है। वीरणी नायिका राधा को कोई पत्रवाहक नहीं मिलता जो उसका विरह संदेश मथुरा चले गए कृष्ण को जाकर पहुंचा दे। अपनी इस विरह विकलता को वह सखी से कह रही है। व्याख्या, राधा कहती है कि सखी, मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो मेरी पाती यानी कि पत्र को प्रियतम के पास ले जाकर उन्हें मेरे विरह वेदना है उससे परिचित करा दे। आगे देखिएगा, इस श्रावण मास का असहनीय दुख अब मेरा हृदय सहन नहीं कर पा रहा है। प्रियतम के बिना सोने हुए इस भवन में मुझसे अकेला नहीं रहा जाता। ए सखी, दूसरे के दारुण दुख पर भला संसार में कौन विश्वास करता है। प्रिय के वियोग में मुझे जो भयंकर दुख झेलना पड़ रहा है उसे तो बस मैं ही जानती हूं, कोई और मेरी वेदना पर विश्वास भी न करेगा। प्रियतम श्री कृष्ण तो हरि हैं, उन्हें अपने हरि नाम को सार्थक ही किया और मेरा मन हरण करके ले गए। कैसा आश्चर्य है कि जो मन मेरा अपना था वो मेरा अपना न रहा और उनके साथ क्या हो गया है, चला गया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा, गोकुल को छोड़कर उन प्रियतम कृष्ण ने मथुरा में बसकर कैसा अपयश ले लिया है। विद्यापति कवि कहते हैं कि सखी राधा को समझाते हुए कहने लगी कि तुम्हें धैर्य धारण करना चाहिए और प्रिय के आने के संबंध में आशा बनाए रखनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि तेरे मन भावन प्रियतम इस कार्तिक मास में अवश्य आ जाएंगे। विशेष राधा की विरह वेदना का निरूपण होने से वियोग श्रृंगार की अभिव्यक्ति हुई है। विद्यापति के काव्य से ही राधा कृष्ण के प्रेम का प्रारंभ हिंदी में माना जाता है। जग के पति आए में वक्रोक्ति अलंकार है। हरिहर में छेकानुप्रास अलंकार है। हा वर्ण की आवर्ती आ रही है और
मैथिली भाषा वियोग श्रृंगार रस माधुर्य गुण कोमल कांत मधुर पदावली और तत्सम शब्दों का जो प्रयोग है वो दर्शनीय है, देखने योग्य है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 15 निम्नलिखित पठित गद्यांश आ गया, अब उसकी सप्रश्न व्याख्या है। ये गद्यांश है। लड़की अब बिल्कुल बराबर में खड़ी और मूंद कर अर्चन कर रही है। संभव ने यकायक मुड़कर उसकी ओर गौर किया। उसके कपड़े एकदम भीगे हुए थे, यहां तक कि उसके गुलाबी आंचल से संभव के कुर्ते का एक कोना भी गीला हो रहा था। लड़की के लंबे गीले बाल पीठ पर काले चमकीले सोल की तरह लग रहे थे। दीपकों के नाम उजाले में आकाश और जल की सांवली संधि बेला में लड़की बेहद सौम्य लगभग कांस्य प्रतिमा लग रही थी, कांस्य की मूर्ति की तरह। संदर्भ में प्रस्तुत पंक्तियां ममता काले की कहानी दूसरा देवदास से ली गई है, जिन्हें हमारे पाठ्य पुस्तक अंतराभाग 2 में संकलित किया गया है। प्रसंग संभव अपनी नानी के पास हरिद्वार आया था और हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने के बाद जब पुजारी से चंदन का टीका लगवा रहा है, तब एक युवा लड़की आकर उसके पास खड़ी हो गई और आंख बंद कर प्रार्थना करने लगी। लेखक ने वर्णन प्रस्तुत किया है। संभव गंगा स्नान के बाद पुजारी से टीका लगवाकर गंगा जी की छटा निहार रहा था। पुजारी ने वहां आई लड़की की नाजुक कलाई में कलावा बांधा और उसने पंडित जी की थाली में 5.25 रुपए रखे। लड़की संभव के बगल में खड़ी आंख बंद किए प्रार्थना कर रही थी। संभव ने अब उसकी ओर मुड़कर उसे गौर से देखा। वो अभी अभी गंगा स्नान करके आई थी। उसके कपड़े एकदम गीले थे, यहां तक कि उसके गुलाबी दुपट्टे से संभव के कुर्ते का एक कोना गीला हो गया था। वो संभव के इतने पास खड़ी थी कि पुजारी को यह भ्रम हो गया कि ये दोनों शायद पति पत्नी हैं। ये समझा पुजारी ने, और एक साथ हैं। लड़की की पीठ पर लंबे बाल फैले हुए थे जो गीले और ऐसे लग रहे थे मानो उसने कोई काले रंग का चमकीला सोल पीठ पर क्या है डाला हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। अंधेरा गिर रहा था, बस चारों ओर पूजा के दीपकों का ही प्रकाश था, जिसमें आकाश और जल दोनों सांवले से लग रहे थे। इस झुटपुटे में लड़की बेहद सौम्य शांत लग रही थी, जैसे वो कांसे की बनी मूर्ति हो। विशेष है यह एक प्रेम कहानी है। संभव के हृदय में पहली बार किसी लड़की के प्रति प्रेम का उदय हुआ है। वर्णनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल सहज और प्रभाव पूर्ण है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अथवा वाली इसमें देखो पद्यांश गद्यांश की दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वही है जिसका मन वश में है, दुखी वही है जिसका मन परवश है, दूसरे के वश में। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, दाद पूर्णा, चाटुकारिता, हाँ हुजूरी। जिसका मन अपने वश में नहीं, वह दूसरे के मन का छदावतरण करता है, अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटुज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है। वो काशी है, वो बैरागी है। राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है। जनक की ही भांति वो घोषणा करते हैं, मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरे के मन में घुसाता नहीं फिरता, इसलिए मैं मन को जीत सका हूं, उसे वश में कर सकता हूं। कर्म को आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा इसमें अथवा की ये सब प्रसंग व्याख्या संदर्भ है। प्रस्तुत गद्यावतरण कुटज नामक ललित निबंध से लिया गया है। इस निबंध के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इसे हमारे पाठ्य पुस्तक अंतराभाग 2 में संकलित किया गया है। संदर्भ ये चलेगा, बस कविता का नाम और लेखक का नाम या कवि का नाम यही चेंज होगा। प्रसंग लेखक की मान्यता है कि व्यक्ति का मन सुख और दुख के लिए उत्तरदायी होता है। जिसने अपने मन को जोबन कर लिया वो सुखी है, और जिसका मन परवश है वो दुखी है। जो मन को अपने ऊपर सवार होने देता है वही मुखी कहा जाता है। कुटज मन पर सवारी करता है, इसलिए वो सुखी है। व्याख्या क्या लेखक कहता है कि दुख और सुख का चयन तो मन करता है। जिसने अपने मन को वशीभूत कर लिया उसे बढ़कर सुखी कोई नहीं, जबकि दुखी वही व्यक्ति है जिसका मन परवश है। मन को नियंत्रित कर लेने वाले व्यक्ति को कोई दुख नहीं होता है, किंतु जिसका मन सांसारिक विषय वासनाओं के वशीभूत होता है वही दूसरों की खुशामद करता है, दूसरों के समक्ष दीन बनता है, उनकी चाटुकारिता करता है, चापलूसी और झूठी प्रशंसा करता है, तथा अपने लाभ के लिए दूसरों की हाँ हुजूरी करता फिरता है। ये सब कार्य उसके करने पड़ते हैं। जो मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता है और लोभ लालच के वशीभूत होकर दूसरों से कुछ चाहता है।
किंतु जिसने अपने मन को वश में कर लिया है उसे दूसरों की खुशामद करना है उनके तलवे चाटने की कोई आवश्यकता नहीं। जिसका मन परवश है वो दूसरे के मन को टटोलता फिरता है, मिथ्या आडंबर, झूठा दिखावा है, रस्ता है या दूसरों को फंसाने के लिए षड्यंत्र करता है। पर जिसने मन को वश में कर लिया, संतोष वृत्ति को धारण कर लिया है। विशेष लेखक की धारणा है कि संतोष वृत्ति धारण कर लेने पर मन में कोई दुख नहीं रहता है, संतोष कर लिया तो। भाषा सरल, सहज, प्रभावपूर्ण है। विवेचनात्मक शैली का प्रयोग इस अवतरण में लेखक ने किया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो खंड द में आपके आते हैं निबंध। निबंध के आपके पॉइंट्स आएंगे, यहाँ पे 4 पॉइंट दिए जाएंगे, उनके अंदर भी छोटे छोटे पॉइंट रहेंगे 4 टॉपिक के अंदर। पहला है राजस्थान भाषा साहित्य, दूसरा राजस्थान के लोकगीत, तीसरा राजस्थान और पर्यटन, चौथा राजस्थान की संस्कृति। तो देखिएगा इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्स में बता देता हूं इनकी डिटेल। निबंध क्या है? कल्पना या विचार प्रदान होता है, इसमें विचार प्रदान करने। भाई आपको पॉइंट नहीं मिलेंगे तो पॉइंट्स हमने यहाँ पे दे दिए हैं, इन पॉइंटों के आधार पे आप विचार प्रकट करके लिख के आ सकते हैं। राजस्थान भाषा साहित्य में पहला है प्रस्तावना बिंदु और उपसंहार, दोनों साथ चलते हैं। प्रस्तावना है राजस्थानी भाषी क्षेत्र है, भाई राजस्थानी में भाषा कौन कौन से क्षेत्र हैं, राजस्थानी भाषा की विभिन्न बोलियां कौन कौन सी, कहां पे किस प्रकार की बोली बोली जाती है, राजस्थानी भाषा का साहित्य क्या है, यानी कि राजस्थानी भाषा में कैसे साहित्य के अंदर आई, कैसे इसका उदय हुआ, किस तरह से बनी, ये सारी बातें। उपसंहार, समाप्ति, निष्कर्ष। दूसरा राजस्थान और पर्यटन, वही प्रस्तावना आ जाएगा। पर्यटन का महत्व क्या है, पर्यटन को क्या बढ़ावा दिया गया, महत्व। पर्यटन मानचित्र पर राजस्थान कि वह पर्यटन के क्षेत्र राजस्थान के मानचित्र में कहां कहां पे हो अंकित किए गए। उपसंहार, वही निष्कर्ष इसका। इसके बाद तीसरा राजस्थान के लोकगीत। प्रस्तावना, लोकगीतों का स्वरूप, राजस्थानी लोकगीतों के विविध रूप कौन कौन से हैं। उपसंहार, वही निष्कर्ष। लास्ट राजस्थान की संस्कृति। प्रस्तावना, शुरुआत लिखने में संस्कृति की कैसे, राजस्थानी संस्कृति क्या है, राजस्थान की संस्कृतियों की विशेषता क्या है, मेन चीज क्या है इसकी, संस्कृति पर आधुनिक प्रभाव क्या है, जो संस्कृति का प्राचीनपन था उस पर आज का नयापन आधुनिकपन का क्या महत्व है। उपसंहार, इस तरह से महत्व। तो इस तरह से हमने ये 12th क्लास हिंदी साहित्य कला वर्ग, इनका 3 पेपर हुए हमारे, माइनर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों का अध्यापन कार्य हमने किया। ये कार्य हमने ऑनलाइन भी किया और ऑफलाइन के माध्यम से जो छात्र छात्राएं अगर करना चाहें तो टेस्ट सीरीज होती थी हमारी, टेस्ट सीरीज में आप सम्मिलित हो सकते थे, मिनिमम चार्ज था उसका। लेकिन कोई बात नहीं, ऑनलाइन के माध्यम से आप इसको समझने का प्रयास करें। और आपके जो छोटे भाई बंधु हैं जो क्लास 12th में आना चाहते हैं उनको आप अवगत कराएं, जानकारी दें और ये माध्यम बनाएं। धन्यवाद।